नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एस से स्टोरी 2.0 में। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करें इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन का प्रयोग करें ताकि आपको आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। साल था 2003। ये वो साल था जब मेरे घर में एक साथ 3 शादियाँ थी और हमारे लिए विलेज का टूर का वक्त 1 जून और 14 जून को बहनों की और 21 जून को बड़े भाई की। ये वो दौर था जब घर में शादी और गौना अलग अलग होता था। दुल्हन की विदाई के गौने पर हुआ करती थी जो 3 से 5 साल या 7 साल पर होता था। इन शादियों में हम बच्चों का एक्साइटेंट हुआ करता था। हम रिश्तेदारों के संग खूब मिठाइयाँ खाते थे और हर जगह पे घूमते भी थे। साथ में नए नए कपड़े पहनकर बारातियों के संग घुल मिल भी खूब जाते थे। 21 जून को शादी का ये प्रोग्राम संपन्न हो गया था। अब बारी थी बेटियों यानी जिनकी शादी हुई है उनकी विदाई का, जो कि 14 जून को निर्धारित की गई थी। घर के कुछ सामान पहुंचाने की ये प्रथा के मुताबिक होने वाली रस्में होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इससे जुड़े मेरे सफर में एक भयानक चीज से मेरा सामना होगा। 21 जून के दिन शायद 1 हफ्ते बाद मेरे बड़े पिताजी और बड़े भाई बहन के यहाँ इस काम के लिए जा रहे थे। मौसम सुहाना था, तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं छत पर खड़ा काले बादलों को गिनने में व्यस्त था। तभी उनको देखकर लगे हाथ मैं भी तैयार होकर उनके साथ जाने के लिए दौड़ा आया। मैं ये जानता था कि मुझे बाइक पर बीच में बैठकर ही बहन के यहाँ जाना है, फिर भी खुशी खुशी के जाने के लिए तैयार हो गया। बाइक चलाने का जिम्मा भैया का था और पीछे ताऊजी बैठे थे। मैं बीच में बैठ लिया। हमारी ये यात्रा जौनपुर के हमारे गांव छंगारूपुर से शुरू हुई। बहन की ससुराल मेरे घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर जिले में थी। अहम बात यह थी कि मेरी चारों बहनों को ससुराल एक ही रास्ते पर पड़ता था। इनमें अंतर भले कई किलोमीटर का हो, लेकिन हम जिन बहन के यहाँ जा रहे थे वहाँ पहुँचने के लिए हमें बाकी 3 बहनों के घर तक जाने वाले रास्ते से होकर गुजरना था। गांव देहात में बाजार का घर कोई शख्स अगर आपको देख ले और आपको उसके यहाँ गए बगैर वहां से निकल जाए तो नाराजगी हो जाती है। इसी वजह से हम बाकी बहनों के यहाँ होते हुए जा रहे थे। घर रिश्तेदारी में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग ही जा रहे थे। इसी वजह से जिसकी बहन के यहाँ हमें जाना था वहाँ हम देर से पहुँचे। बड़े पापा ने तो खाना नहीं खाया, लेकिन हम 2 भाइयों ने जी भरकर भूख मिटाई। इस पूरे कार्य के बाद घर में सभी रिश्तेदारों से मिलना शुरू किया। जीजा जी से शुरू हुआ सफर उनके दादा परिवारों और आसपास के 5 घर तक पहुंच गया। ये सब चीजें हमारी काफी समय ले गई और हम दीदी के ससुराल में 8 बजे पहुंच पाए। दीदी के घर से हमारी बाइक 8 सवा 8 बजे निकली। रास्ते में करौंदी कला में एक दूसरी बहन के ससुर जी मिले। वह हमसे रुकने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने कहा रात काफ़ी है, रात उनके घर पर बिताकर तड़के हमारे गांव के लिए निकल सकते हैं। ताऊ जी उनसे बात कर ही रहे थे कि झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए हम तीनों वहीं बाजार की ही एक दुकान के नीचे खड़े हो गए। हमें बारिश से रुकने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वह तो मानो तय करके ही आई थी कि आज रुकना ही नहीं है। तकरीबन 40 मिनट बीत जाने के बाद बारिश काफ़ी कम हुई, हालांकि बूंदाबूंदी अभी भी हो रही थी। हमने तय किया कि अब वहां से निकल लेंगे। गांव में 7 बजे भी सुहाना माहौल हो जाता है और सुनसान तो 9 बजे से पहले ही हो जाता है। 9 बजे से काफ़ी ज़्यादा समय हो रहा था, लेकिन हम तो घर के लिए निकल ही चुके थे। इसलिए भैया ने बाइक पर मोर्चा संभाला और बाकी हम 2 उस पर बैठ गए। गांव के रास्ते में एक जगह खासी चर्चित है। इस जगह किसी जमाने में लुटेरों का आतंक रहा करता था। मैंने यहाँ के किसी घर से बहुत सुने थे। उस दिन पहली बार इतनी रातों को हमें वहां से निकलना था, इसलिए मेरा डर से बुरा हाल था। मैं बाइक के बीच में तो था और खुद को सेफ जोन में समझ रहा था, लेकिन भैया के कंधे के ऊपर नजरें करके देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरा रास्ता कीचड़ से सुना हुआ था, जरा सी चूक से बाइक स्लिप कर सकती थी। सड़क तो गाँव में आज भी बुरे हाल हैं। 16 साल पहले उसका क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ढकवा नाम की वो जगह जो चोर लुटेरों के लिए बदनामी थी,
हम उसके पहले थे। रास्ते में सरपत बड़े बड़े हमें घेरे हुए थे और बाइक दौड़ी चलती जा रही थी। वहां आसपास कई किलोमीटर, जहां तक मैं देख भी पा रहा था, तो सिर्फ बाइक की हेडलाइट की रोशनी ही नजर आ रही थी। बाकी कहीं रोशनी का निशान न था। मैं बार बार डर से सहमा जा रहा था कि कहीं सरपत के पीछे से लाठी लिए लोगों का झुंड न आ जाए। बारिश की बूंदाबूंदी के बीच भी इस डर से मेरा गला सूखा चुका था। मैंने एक बार फिर भैया के कंधे से नजरें उठाई और आगे देखा। मैंने देखा कि सामने एक बड़ा सा बिच्छू सड़क पार कर रहा था। उसकी लंबाई करीब 3 फीट रही होगी और 4 सेकंड बाद ही एक काली बिल्ली हमारा रास्ता काटकर चली गई। यह देखकर मेरा दिमाग ही मानो शून्य हो चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगा। इतने में मेरे कान में किसी मंत्र की ध्वनि गूंजी। मैंने आंखें खोली तो पाया कि ताऊ जी धीरे धीरे कोई मंत्र बुदबुदाए जा रहे थे। बस फिर क्या, मेरा डर चरम सीमा पर पहुंच गया। इतने में ताऊ जी ने भैया से कहा कि वह बाइक रोक दे। उन्होंने ऐसा बिल्ली के रास्ते काटने की वजह से कहा था। भैया ने बाइक रोकी और मुझसे कहा कि स्टार्ट रखने के लिए उसका क्लच थामे रहूं। ताऊ और भैया दोनों बाथरूम किए और फिर आकर बाइक पर बैठ गए। इसके बाद हमारा सफर फिर शुरू हुआ। हम ढकवा पहुंच गए थे। यहाँ पर एक पुल पड़ता है जिसे लेकर कई तरह की कहानियां गांव-गांव में तैरती रहती हैं। हमारी बाइक जैसे ही इस पुल पर पहुंची, कई चीज मेरे दिमाग में उभरने लगी। हमें रास्ते भर में न तो कोई एक भी गाड़ी दिखाई दे रही थी और न ही कोई शख्स। इस सुनसान रास्ते में मेरा हौसला सिर्फ मेरे भैया और ताऊ जी ही थे। सरपत के पौधे अभी भी हमें घेरे हुए थे। रास्ता सुनसान था और डरावना भी। इतने में हमारी बाइक के सामने मैंने जो देखा वो होश उड़ा देने के लिए काफी था। सफेद साड़ी में एक बूढ़ी महिला चले जा रही थी। बाइक की रोशनी ने उसकी साड़ी की चमक और बढ़ा दी। बुढ़िया के कंधे पर एक लाल रंग का गट्ठर था जिसे उसने लाठी के सहारे डिगाया हुआ था। बाइक की हेडलाइट ने इन दोनों की रोशनी को और ताजा कर दिया और आज भी वही रोशनी मेरे जहन में जिंदा है। वह बूढ़ी महिला सड़क पार कर दाहिनी ओर चली जा रही थी। बाइक उसके बराबर में तो आई। मैंने गर्दन दाहिनी ओर करके उसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन वह तो एकदम अंधेरा था। चेहरा मानो वहां था ही नहीं। इतने में मैंने सुना कि ताऊ जी मंत्रोच्चारण और तेज हो गए। मैंने चेहरे को आगे किया, मानो गुप्त होकर आंखें बंद कर वहीं बैठ गया। मेरी आंख इसके बाद तभी खुली जा रही थी जब हमारा घर नहीं आया। घर आकर मैंने ताऊ जी से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा। मैं उनसे सुनना चाह रहा था कि वह कोई भूत थी, लेकिन ताऊ जी बात को टाले गए। आज भी मैं वो किस्सा याद करता हूँ तो वो सारी स्मृतियां ताजी हो जाती है। इस कहानी को 4-5 बार मैं कई लोगों से बता चुका हूँ, लेकिन आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यकीन मानिए, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। इसी प्रकार की और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।